सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों, आरएवी के जीवी सदस्यों, गुरुजनों, आज के अतिथि वक्ता डॉक्टर राजकुमार परिहार सर, विद्वान, शिष्य और दर्शकों को बहुत बहुत शुभ दोपहर और सादर प्रणाम। आप सभी ज्ञान गंगा एक ज्ञान यात्रा साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला के 236वें एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं डॉक्टर गरिमा सिंह आरएवी की ओर से आज के सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत में मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ और अब हम अपने गुरुओं का स्वागत करते हैं जो इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए हमारा मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन करने के लिए हमेशा मौजूद रहे हैं। माननीय वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, जीबी आरएवी के अध्यक्ष, सम्माननीय वैद्य श्री राजेश कोटेजा जी, सचिव आयुष मंत्रालय, माननीय डॉक्टर वंदना सिरोहा मैम, निदेशक आरएवी। आइए भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद लेकर सत्र की शुरुआत करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरर्वन्दितपादपद्मं लोके मृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्। ओम धन्वंतराय नमः। आगे मैं आज के विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार परिहार सर का परिचय कराना चाहूंगी जो इंटीग्रेटेड क्लिनिकल अप्रोच टुवर्ड्स थायराइडल डिसीजेस पर प्रकाश डाल रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार परिहार सर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जीएनसीटी दिल्ली, एनआईए जयपुर से स्नातक, बीएचयू से स्नातकोत्तर तथा एनआईए में पीएचडी अनुसंधानरत हैं। उनकी विशेषज्ञता लाइफस्टाइल विकार, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, रिमेटोलॉजी में है। उन्हें जय गुरुदेव अवार्ड, AIMIL फार्मा रैंक 1 आयुर्वेद विशारद तथा CCRS के सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध लेखों सहित आयुर्वेदिक रिमेटोलॉजी पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। इन कुछ शब्दों के साथ मैं विनम्रता पूर्वक सत्र शुरू करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Share the screen. Thank you very much, ma'am. My voice is audible to all. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes sir, आ रही है। First of all, I like to thank all the organizing team of CRAV for inviting me to deliver a guest lecture on my topic, Integrated Clinical Approach on Thyroidal Diseases. Today we will discuss about thyroidal diseases, how we can diagnose it, how we can treat it, and what are the precautionary areas on which Ayurveda can work so that we can tackle this dynamically flourishing diseases all towards the globe. And secondly, I like to pay my humble regards and my sincere pranam to all eminent gurus of RAV for presenting and for guiding me and for making their eminent presence in this webinar series of Gyan Ganga organized by RAV New Delhi. Today we will talk about integrated approach toward thyroidal diseases. As we all know, हमें सब पता है कि थायराइड जो ग्लैंड है वो कफ स्थान की जो है वो ग्रंथि है। उरो कंठ शिरे क्लोम प्रमाण आमाशय रसो तत्रापिर आमाशयो विशेषतः है। जो ये ग्लैंड है ये आपके कफ स्थान के ऊपर आश्रित है। ये कफ स्थान के ऊपर इस ग्लैंड का जो है वो एनाटॉमिकल साइट है। तो इस एनाटॉमिकल साइट को देखें तो ये कफ के स्थान पर आ रही है, तो इसका मतलब इस रोग के अंदर या इस ग्लैंड को कफ का ही भय है, क्योंकि एक समुद्र के अंदर ये ग्लैंड पड़ी है कफ के समुद्र में। इसलिए इस ग्लैंड को सबसे ज्यादा भय नो डाउट पित्त से भी है, वात से भी है, लेकिन कफ से ज्यादा है क्योंकि वो इसके आसपास संचरित होकर इसके अंदर वो काम करता है। सेकेंडली, इफ वी सी नथिंग और नो डिजीज इज प्योरली वाता, प्योरली पित्त और प्योरली कफा। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर देखेंगे तो वात कफ का डोमिनेंट या संसर्ग है, हाइपरथायराइडिज्म में देखेंगे तो वात पित्त का संसर्ग है। तो वात जो है वो दोनों में संसर्ग रूप से प्रेजेंट रहता है। योगवाही परम वायु संयोगात अभ्यार्थ कृता दाह कृता तेजसाम युक्ताम
शीती करते सोम संश्रयात, ये आपने पढ़ा है चरक के अंदर, चरक चिकित्सा के अंदर, ज्वर के अंदर योगवाही परम वायु, वायु को योगवाही बोला है। वो कैटेलिटिक एक्टिविटी भी करेगा, एनाबोलिक एक्टिविटी भी करेगा। अगर कफ के साथ जुड़ जाएगा तो इट विल कॉज हाइपोथायराइडिज्म, अगर वात के साथ और पित्त जुड़ जाएगा तो इट विल कॉज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर एक्टिविटी, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपो एक्टिविटी, हाइपोथायराइडिज्म, यही जो है वो मेन जो संसर्ग है वात का कफ और पित्त के साथ देखने को मिलता है। Now we will talk about the types of thyroid diseases as shown in your slide. You can see the slide in which there are many multiple manifestation of thyroid diseases we can encounter in our day-to-day practice. उसके अंदर हमें आपको जो देखना है उसके अंदर आपको हाशिमोटो थायराइडाइटिस भी मिलेगा, उसके अंदर आपको टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर और सोलिटरी नोड्यूल्स भी मिल सकते हैं पेशेंट्स के अंदर। ग्रेव्स डिजीज भी मिलेगा जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म की तरफ बोल सकते हैं। थायराइडल एडिनोमास भी मिलते हैं, थायराइडल कैंसर जिसको हम बोलते हैं, और नॉन कैंसरस बिनाइन सिस्ट या कोलोइडल ग्रोथ्स भी इसके अंदर हमें जनरली ओपीडी लेवल पे प्रैक्टिस में नजर आती है। वी कैन एनकाउंटर दीज टाइप ऑफ केसेस इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस। अब हम देखें उरय कंटेश्वरे क्लोम प्रमाण आमशय रशा, तो ये जो उर का प्रदेश है, कंठ का प्रदेश है, ये प्योरली कफज प्रदेश है, कफ का स्थान है। तो इसके अंदर कफज व्याधियां ज्यादा होती है या कफ से उसको भय रहता है। इसलिए जितने भी अगर हम पॉपुलेशन के अंदर देखेंगे तो देर आर मेनी हाइपोथायराइडिज्म फ्लरिशिंग केसेस इन ऑल टुवर्ड्स द ग्लोब इन द प्रेजेंट सिनेरियो। हाइपरथायराइडिज्म भी होता है लेकिन इतना ज्यादा फ्लरिश्ड नहीं है जितना हाइपोथायराइडिज्म। 3 to 4% ऑफ पॉपुलेशन आर जनरली हैविंग हाइपोथायराइडिज्म इन देयर मिमिक्स और इन देयर मैनिफेस्टेशन। तो एज वी ऑल नो कफ स्थान व्याधि है, इसलिए कफ का भय है। और आजकल की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी फूड है, और आजकल का जैसा स्निग्ध आहार जो हम ले रहे हैं और जितना भी हम संतर्पणोत आहार हम लेते हैं उसके कारण इसको मेनली कफ का भय है। और जहां जहां कफ का भय होगा वहां वहां हाइपोथायराइडिज्म या और भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक से रिलेटेड डिजीज जिसको हम पीसीओडी कह सकते हैं, हाइपरकोलेस्टेरेमिया, हाइपरट्राइग्लिसरीडेमिया, फैटी लिवर, पीसीओडी, ये सब जो है वो देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारी आहार विहार जो हो गया वो कफज आहार विहार या सेडेंटरी लाइफस्टाइल का हमारा ज्यादा इंडल्जेंस हो गया है। तो ये हम एनकाउंटर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हमने बताया आपको कौन कौन से डिजीजेस जो है हमारी ओपीडी प्रैक्टिस के अंदर जनरली देखने को मिलती है, जिसके अंदर एडिनोमास भी है, हाइपोथायराइडिज्म सबसे ज्यादा एनकाउंटर होने को केस ये मिलते हैं, कोलोइडल सिस्ट भी मिलती है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस हम क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदा से इसको हम इंटीग्रेट करके कैसे हम एक नए अप्रोच की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हैजार्डस जो है या बहुत ही अलार्मिंग ये चीज हो चुकी है। ईच एंड एवरी हम देखें तो एवरी 1 to 2 पेशेंट और एवरी थर्ड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर या स्टेटियोसिस ऑफ लिवर, लगभग सब पीड़ित होते ही हैं आज के लाइफस्टाइल के अंदर। ग्रेड 1 तो लगभग सब में जनरली मिल जाता है। जनरली ओपीडी में मैं पेशेंट एनकाउंटर करता हूं तो देखता हूं तो उसके अंदर भी कई फैटी लिवर के केसेस मेरे को देखने को रोज डे टू डे मिलते हैं। तो फैटी लिवर भी एक तरह का संतर्पणोत विकार है, एक्यूमुलेशन ऑफ कफ इन पित्त स्थान इज कॉल्ड फैटी लिवर। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइए। जैसा कि हमने सुश्रुत के अंदर बात की, सूत्र स्थान में विसर्ग आदान विक्षेपो सोम सूर्य अनिलस तथा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिलस्य तथा, ये हमने बात की है। बॉडी के अंदर जो वात है योगवाही का काम करती है, वो अगर कफ के साथ जुड़ेगा इट विल बी मैनिफेस्टिंग इनटू हाइपो एक्टिविटी ऑफ द थायराइडल ग्लैंड, इट विल डेफिनेटली cause hypothyroidism. If it is associated with pitta dosha, it will cause hyperthyroidism और hyperactivity of the gland. इसलिए ये दो चीज हमें देखने को मिलती है, सोम और सूर्य। सोम denotes to kapha in the body, सोम denotes to meda in the body, सोम denotes to kleda in the body, and surya denotes to hyperactivity in the body, surya denotes to agitating behavior of the body, surya denotes to hyper secretion of the body. Next slide please. अब हम थोड़ा सा हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर देख लेते हैं। जो ये कफ स्थान के अंदर ग्रंथि पड़ी है थायराइडल ग्लैंड, इसको कफ से ही भय है, हमने बात की है। तो इसके अंदर हम अगर इसकी थोड़ी सी इसकी अगर हम टिश्यू एनाटॉमी देखें, थोड़ा सा इसका हम हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम देखें तो फॉलिकुलर जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स है वो बॉडी के अंदर थायरक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, और इन्हीं सेल्स के अंदर अगर कफ की मंद गुण, कफ का गुरु गुण और कफ का शीत गुण की अगर वृद्धि होती है तो ये जो हार्मोन है ये धीरे धीरे स्त्रावित होना कम हो जाता है। बॉडी में जहां भी स्टैग्नेशन है, बॉडी में जहां भी इनहिबिशन है, बॉडी में जहां भी कूलिंग पुलिंग और बॉडी में जहां भी डीजनरेशन है, या बॉडी में जहां पर भी आवरण की संप्राप्ति चलेगी, मेनली आवरण की संप्राप्ति, जहां पे भी स्टैग्नेशन है, इंपैक्शन है, स्टैग्नेशन है,
वहां पर कफ की जो पैथोलॉजी है वो देखने को मिलेगी। तो ये जो फॉलिकुलर कॉलोइडल सेल्स है, ये जो थायरोक्सिन का हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे, ये अगर बराबर पूरी तरह से कफ से या मेद से आवृत होंगे, जो कि सेलुलर पैथोलॉजी को भी बता रहा है। आयुर्वेद के अंदर ऐसा नहीं है कि सेलुलर पैथोलॉजी के बारे में बताया है, ये बिल्कुल सेलुलर एक्शन होता है हमारे ड्रग्स का। और सेलुलर पैथोलॉजी के अंदर हम देखें तो ये जो फॉलिकुलर कोबॉइडल सेल्स, इनके ऊपर कफ मेद का जब आवरण हो जाता है ड्यू टू मंद शीत और गुरु गुण ऑफ कफा, उसके कारण जो ये सेल्स हैं वो सिक्रीशन को कम करना शुरू करते हैं और बॉडी में एब्सोल्यूट या रिलेटिव किसी भी प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण हाइपोथायराइडिज्म मैनिफेस्ट होता है। और यही अगर सेल्स हाइपर एक्टिविटी कर दे ड्यू टू तीक्ष्ण उष्ण गुण ऑफ पित्ता, तो बॉडी के अंदर हाइपर एक्टिविटी इस ग्लैंड की देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। धातु अग्नि मानदी से इसको हम ले सकते हैं। बॉडी के अंदर 3 अग्नि मेनली काम करती है, और जैसे कि आपने ये श्लोक सुना होगा, बड़े प्रचलित श्लोक है, रोगार सर्वेशापार जायंतेर धातुर अग्नि मूला। अग्नि मूल से ही सभी रोग होता है, या मंदाग्नि जन्य सभी रोग होते हैं। ये आपने भागवत के अंदर पढ़ा होगा अग्नि विकार के अंदर। तो अग्नि का कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन है। अगर हमारी जठराग्नि पुअर है तो उसके कारण धातुअग्नि, और उसके कारण भूताग्नि, ये धीरे धीरे भूताग्नि से धातुअग्नि प्रभावित होती है। तो ये धातु अग्नि मानदी का केस है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म, जैसा कि हमने बताया, जहां पर भी कफ होगा वहां पर भी स्टैग्नेशन, हिंड्रेंस, कोगुलेशन, स्टैग्नेशन, रिटार्डेशन, ये सब कफ के लक्षण मिलेंगे, जो कि इसके अंदर टिपिकल आपको हम बताएंगे आगे देखने को मिलते हैं। तो स्रोत दुष्टि इन द फॉर्म ऑफ अप्रवृत्ति, थायरोक्सिन हार्मोन की जो क्यूबोइडल सेल्स से अप्रवृत्ति हो रही है, उसके कारण ये रोग होता है। लेवल ऑफ ह्यूमन beings can lead to underactivity of the organ or organ system in gross level leads to hypothyroidism, और यह अवस्था जो है वो अप्रवृत्ति जन्य अवस्था है। इसको मुश्किक बिन लपतेन वात, जब कफे मेदोर वृद्धियेत मुश्किक बन लपतेन गलेन, ऐसा करके गलंगन के अंदर लाइन आई है। तो वात जब कफ और मेद के साथ जुड़ेगा, देखिए वात इसके अंदर है, हाइपरप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया वात के कारण, हाइपरप्लेजिया वात के कारण होता है, और हाइपरट्रोफी जो होती है कफ के कारण होती है। तो कफ में हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया वात के साथ मिलेगा, तो ये वात कवच जो है वो व्याधि के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो इस रूप के अंदर ये जो ग्लैंड ये बढ़ती है, जिसके अंदर हम गोइटर को भी देखने को मिलता है, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर भी गोइटर मिलता है। तो ये एक प्रकार का निज शोथ भी बोल सकते हैं। कफ स्थान पे है तो ये कफज निज शोथ की कैटेगरी में भी इसको हम चिकित्सा के रूप में डाल सकते हैं। इसके अंदर पांडु के भी मैनिफेस्टेशन मिलेंगे, कफज पांडु मेनली कह सकते हैं। इसके अंदर हमें कफज शोथ और रस दुष्टि और आम विकार के जन्य रोग इसमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम थोड़ा सा थायराइडल हार्मोन्स के बारे में बात करें, तो इसको इंटरप्रिटेशन करें अगर हम कंटेम्प्रेरी साइंस का एज कंपेयर टू आयुर्वेदा लिटरेचर, तो इसके अंदर अग्नि का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हमने बात की, थायराइडल हार्मोन जो है फ्री T3 फ्री T4 टोटल T3 T4, ये सब एक प्रकार से अग्नि को शो कर रहे हैं। ये बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ अग्नि ही है। जो बॉडी की जठराग्नि है वो परिपक्व होकर आगे उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण करती है, और धातुअग्नि और भूताग्नि, तो ये धातुअग्नि लेवल की अग्नि भी करती है, जिसको हम इन मार्कर से धातु अग्नि का बॉडी में स्टेटस जान सकते हैं। तो इससे हमें धातु अग्नि का स्टेटस पता लगता है कि धातु के अंदर क्या अग्नि इस समय काम कर रहा है। FT4 ज्यादा है, धातु अग्नि वृद्धि, हाइपरथायराइडिज्म। FT4 कम है, बोले तो हाइपोथायराइडिज्म और अंडर एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड। इससे हमें पता लग सकता है कि हम आयुर्वेद में किस सिनेरियो के अंदर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाइपोथायराइडिज्म की सबसे पहले बात करें, सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग केस है ये ऑल ओवर द ग्लोब, 3 to 4% पॉपुलेशन आर अफेक्टेड बाय इट। हम इसकी बात करें तो इट इज अ क्लिनिकल स्टेट ड्यू टू द रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ थायराइडल हार्मोन, और मे बी ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द पेरिफेरल टिश्यू और टू द इफेक्ट ऑफ द थायराइडल हार्मोन। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी भी हो सकता है, रिलेटिव डेफिशिएंसी भी हो सकता है, दोनों डेफिशिएंसी मिलता है। जहां पे भी बॉडी के अंदर धातुअग्नि की कमी होती है, reduced free T4, reduced free T3 and raised TSH test is definitely pinpointing towards hypothyroidism, which can be correlated with Vata Kapha अवस्था of body as per Ayurveda. Next slide please. बात करें इसके अंदर जो हमने पैथोलॉजी बेसिक हमने सेलुलर पैथोलॉजी जो देखी थी, सेलुलर पैथोलॉजी के अंदर देखिए बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसके अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइडल एक्सिस का अगर डिसबैलेंस होता है तो वो बॉडी के अंदर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म और टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म को रूल आउट करने में हमें पता लगता है, जिसको हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर मेनली कफ की डोमिनेंसी है, कफज विकार है, वात संयोगात संसर्गात, वात इसके साथ जुड़ता है। मेनली कफज डोमिनेंट व्याधि है, जिसके अंदर मंद शीत और गुरु गुण की वृद्धि होती है कफ की, जो कि जाके कोलोइडल सेल्स को दबाता है, सप्रेस करता है, जिसके कारण T4 T3 का सिक्रेशन नहीं हो पाता है।
T4 T3 में कन्वर्ट होकर एक्टिव स्टेज के अंदर नहीं जा पाता है और डेफिनेटली वात कफज रोग के रूप में ये हाइपोथायराइडिज्म मैनिफेस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या दिखते हैं पेशेंट के अंदर। तो इसके अंदर हमने देखिए दो तरह के मैनिफेस्टेशन दिखते हैं। एक तो इसके अंदर दिखेगा क्रिटिनिज्म, एक इसके अंदर दिखेगा मिक्सोडेमा। तो रिड्यूस्ड हार्मोन सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म। तो देख सकते हैं आप क्रिटिनिज्म, इसके अंदर आपको एक पिक्चर दिख रही है चाइल्ड की। उस चाइल्ड के अंदर डिलेड माइलस्टोन, मंद गुण वृद्धि ऑफ कफा, और इसके अंदर देखेंगे स्टंटेड ग्रोथ, रिड्यूस्ड बोनी लेंथ, ये सब देख रहे हैं आपको। स्टैग्नेशन, हिंड्रेंस, रिड्यूस्ड माइलस्टोन्स, लो बॉडी के अंदर बीएमआई, एडिपोजिटी बॉडी के अंदर, ट्रंकल एडिपोजिटी बॉडी के अंदर जो है कफ क्लेद मेद की वृद्धि। टिपिकल हाइपोथायराइडिज्म का मंद गुण का फीचर आपको उस चाइल्ड के अंदर दिख रहा है। ओबेसिटी, ट्रंकल फैट, ये देखिए आप। दूसरी चीज मिक्सोडेमा के अंदर आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर भी इट इज अ स्किन एंड टिश्यू डिसऑर्डर ड्यू टू सीवियर प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी इन अडल्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। इसके अंदर आपको क्यूटिनस मैनिफेस्टेशन भी दिखेंगे और प्रीटिबियल एडेमा भी दिखेगा, जो कि इसके अंदर पिन पॉइंट फीचर है। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा शास्त्र के अनुसार हमने इंटरप्रिटेशन किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस इंटरप्रिटेशन के अंदर हम देखेंगे कि किन लक्षणों को हम हाइपोथायराइडिज्म से टिपिकल कंटेम्परेरी हेरिसन सिंड्रोम को रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा इसके अंदर आपको, मैंने बोला सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर कफ और वात का संसर्ग है, संयोगात उभयात करता है। कफ जो है वो मंद शीत गुण की वृद्धि लेकर वात के साथ जुड़ेगा, तो ये वात कफज या कफवातज रोग है। इसके अंदर देखिए कोष्ठ गुरुत्वम कफ के कारण, स्थौल्यम कफ के कारण, धमनी प्रतिचय, एथेरोस्क्लेरोसिस, इतना सुंदर वर्णन आप देखिए। आज के समय में यूएसजी गाइडेड बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसके अंदर हम एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, सीटी गाइडेड एंजियोग्राफी करा सकते हैं, एंजियोग्राम्स करा सकते हैं, वीनोग्राम करा सकते हैं, आर्टीरियोग्राम्स करा सकते हैं। आजकल बहुत सारी एडवांस टेक्निक आ चुकी है। लेकिन अगर आपने गौर से ध्यान किया हो तो प्रमेय का अगर आप पूर्ण रूप पढ़ेंगे, उस पूर्व रूप के अंदर लिखा हृदय कंठेर कर्णेर उपदेहो, कंठ कर्ण और हृदय में उपदेह है, वो उपदेह है, उपलेप है। उस जमाने में भी उन्होंने एंजियोग्राम बता दिया था लक्षणों के रूप में। आप देख सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, आज हम एंजियोग्राम करके, एंजियोग्राफी करके हम देखते हैं कि इसके कितना कोरोनरी आर्टरी में है, कितना कोरोनरी सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज है, कितना इसके अंदर प्लेग का स्टैग्नेशन है। लेकिन आचार्य ने पहले ही बोल दिया हृदय उपलेपो। ये बहुत ही जबरदस्त फिनोमिना है जो आज से कई सालों पहले भी उनको पता था कि हृदय के अंदर उपलेप, एथेरोस्क्लेरोसिस को देखने मात्र से बता दिया उन्होंने। तो ये है हमारी गुड साइंस की क्वालिटी, और उसको हम अगर इंटरप्रेट करें तो हम बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा देखिए इसके अंदर धमनी प्रतिचय हमने बात कर ली, बल नाश, डिप्रेशन, चित्तोद्वेग के रूप में बताया है चरक सूत्र में। एनीमिया इसके अंदर हमने बात की, कफच पांडु के लक्षण आएंगे इसके अंदर, स्टीमनम बहुवाकम, निद्रा नाशो, ये सब उसके अंदर लक्षण आएंगे। अति निद्रता, एडेमा इसके अंदर मैंने बात की, कफशोथ इसके अंदर मिलेगा, टायर्डनेस, स्लो स्पीच, रिटार्डेशन, स्टैग्नेशन, स्वर ग्रहम, मंदत्वम, सब हमने बात की। कोल्ड इंटॉलरेंस, शीत अशनिष्णुता, इसके अंदर पेशेंट में कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। क्यों? क्योंकि वात शीत, कफ शीत, शीत इंटॉलरेंस, दोनों की चिकित्सा उष्ण, तो उष्ण चिकित्सा करेंगे तो शीत से उसको इंटॉलरेंस हो जाएगा। वेट गेन, स्थौल्यम आपको बताइए कफज रोग है, कफ मंद गुण, शीत गुण, गुरु गुण वृद्धि, और उसके कारण बॉडी के अंदर स्थौल्यपन डेवलप हो जाएगा। टिपिकल वात और कफ के लक्षण आ रहे हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखिए तो इसके अंदर डिप्रेशन आएगा पेशेंट में, साइकोसिस आएगा ड्यू टू मंद गुणा इंक्रीज इन मनोवह स्रोतस में मंद गुण के कारण ये धीरे धीरे डिप्रेशन। इसके अंदर आप बिल्कुल, आप मॉडर्न को आयुर्वेद से अलग नहीं है। आप आयुर्वेद के पेशेंट अगर आपके सामने आए हाइपोथायराइडिज्म का, तो बिल्कुल उसके अंदर आप ईजी कराइए, इलेक्ट्रोएंसियोग्राफ कराइए, उसके अंदर डेफिनेटली बीटा सेल्स की एक्टिविटी या बीटा जो वेव्स की एक्टिविटी है वो आपको कम मिलेगी, क्योंकि मंद गुण वृद्धि इन मनोवह स्रोतस, क्लियर कट आपको लक्षण मिलेंगे। अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। हेमेटोलॉजिकल सिम्टम देखिए तो इसके अंदर कफच पांडु मिलेगा, कफशोथ मिलेगा, जो आपको पता ही है। पेशेंट रात्रि के अंदर ज्यादा शोथ बताता है, क्योंकि रात्रि बली कफच शोफा, यह आपने सब पढ़ रखा है। कार्डियोलॉजिकल देखें, हृदय लेपो, धमनी प्रतिचय, धमनी उपलेपा, ये सब इसके अंदर मिलेगा ड्यू टू मंद गुणा वृद्धि ऑफ कफा। नेक्स्ट हम बात करें डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर, विटिलिगो मिल सकता है, ड्राई स्किन, अर्ट्रिक एरिया उदर्द, और विटिलिगो भी इसके अंदर मिल सकता है, क्योंकि श्वित्र या कफज जो किलास है वो भी इसके अंदर मिल सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करें तो इनफर्टिलिटी के जितने भी आज केसेस बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये रूल आउट करना चाहिए कि पेशेंट में थायराइड तो नहीं है, क्योंकि थायराइड की डिजीज के कारण बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाती है, जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस पे फर्क पड़ के पेशेंट
स्टेरिलिटी या पेशेंट इनफर्टिलिटी में चला जाता है, या पेशेंट जो है वो लो स्पर्म काउंट का हो जाता है। नेक्स्ट है क्लेबिया, इसके अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आइए, इसके अंदर एक बड़ा सुंदर इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए, देखिए। अब आयुर्वेद के टूल्स को ऐसा नहीं है कि मॉडर्न डायग्नोसिस अलग है या मॉडर्न से हम उसको समझ नहीं सकते। आपको एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक चीज दिखेगी जिसको मैंने ईसीजी के रूप में दिखाया आपको। आप इसको इंटरप्रेट करिए अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, आपको बहुत सुंदर रिजल्ट और परिणाम देखने को मिलेंगे। ड्यू टू कफ मंद शीत गुण वृद्धि ईसीजी शोज, देखिए आप ईसीजी के अंदर देखेंगे तो ईसीजी के अंदर प्रोलॉन्ग्ड क्यूआरएस इंटरवल, प्रोलॉन्ग्ड पीआर वेव और लो मैग्नीट्यूड के स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट कफ दिखा रहा है। देखिए आप मंद गुण वृद्धि ऑफ कफ, ये देखिए इसके अंदर पीआर इंटरवल देख सकते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, और पीआर इंटरवल इसके अंदर रिड्यूस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी रिडक्शन मिलेगा, और इसके अंदर स्पाइक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम देखने को मिलेगा। ये एलोंगेटेड है इसलिए आपको थोड़ा सा इसको दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसको नॉर्मल ईसीजी देखेंगे तो ये मैंने इसको थोड़ा जूम किया है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं स्लो ब्रेडी कार्डिया देखने को मिल रहा है। ये प्योरली कफज ईसीजी है। तो आप ईसीजी को भी कोरिलेट कर सकते हैं। फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होते हैं, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होते हैं, लिटरेचर चेंज हो सकता है। फंडामेंटल में अगर कहीं ना कहीं आपने इसको पकड़ लिया सेलुलर लेवल पे, तो आपको ईजी कराओ चाहे ईसीजी कराओ चाहे सीटी एंजियोग्राम कराओ, सब में आपको विकृति देखने को मिलेगी। इसमें कोई चीज छुपी नहीं है। मॉडर्न और आयुर्वेद अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड अगर आप दोनों को लेके चलेंगे, आप मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू कैन क्योर और हील और प्रिवेंट द पेशेंट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। बहुत ही शानदार ये इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट अब आप देख लीजिए इसको हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या ईसीजी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। अब देखिए आप ईसीजी को देखिए, वात पित्त कॉम्प्लेक्सा, इसके अंदर आप देखिए रैपिड पल्स, इसके अंदर रैपिड हार्ट रेट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन, और इसके अंदर देखिए वात और पित्त की अति चल गति ऑफ वात और तीक्ष्ण गति ऑफ पित्ता का, ये बिल्कुल प्योर हाइपरथायराइडिज्म की पिक्चर का ईसीजी है। आप कई बार ईसीजी को देखकर भी बता सकते हो कि पेशेंट की डोज जो है वो ज्यादा चल रही है कि कम चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आपको देखने को मिले कि पेशेंट जो है वो मान लो थायरोक्सिन के ऊपर चल रहा है, लेवोथायरोक्सिन चल रही है, उसकी मान लो 50 mcg चल रही है, अगर पेशेंट के अंदर वो डोज जो है वो या बायो अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर अगर बढ़ गई है उस डोज की, तो आप देख के बता सकते हो ईसीजी की इस बॉडी के अंदर इसकी डोज ज्यादा जा रही है, आप तुरंत ईसीजी कराइए। आप ऐसे भी जानने के लिए भी करा सकते हैं। आप अगर कोई हाइपोथायराइडिज्म का केस उसमें ईसीजी कराइए, आप ईसीजी कराएंगे तो नॉर्मल आपको दिखेगा मंद गुण या चल गुण की वृद्धि की जो ईसीजी आपको मैंने दिखाई थी ब्रेडी बोले तो साइनस ब्रेडिकार्डिया में, वो पिक्चर दिखेगा। अगर उसके बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा जा रहा है या उसके बॉडी के अंदर बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, तो आपको ईसीजी का पूरा सिनेरियो ही चेंज मिलेगा। वो वात पित्त वृद्धि कर जाके ईसीजी आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप पता लगा सकते हो कि इसकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन टैबलेट के रूप में ज्यादा जा रहा है, उसको आप कम भी कर सकते हैं। तो ये सब इंटर रिलेटेड चीजें हैं, कोई मॉडर्न अलग नहीं है, कोई आयुर्वेद अलग नहीं है, बस एक दूसरे का मैनिफेस्टेशन है जो हम और क्लिनिकली एडवांसमेंट के रूप में उसको समझ सकते हैं अगर हम उसको दोनों को मॉड्यूलेट करके चलें। तो डायग्नोसिस के अंदर देखें टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फ्री T3 फ्री T4 T3 T4 टोटल, एंटी टीपीओ बड़ा शानदार, इसके बारे में बात करेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी आप थायराइड की करा सकते हैं इन केस ऑफ थायराइडल सिस्ट, इन केस ऑफ कोलोइडल थायराइडल सिस्ट, इन केस ऑफ मल्टीनोडुलर गोइटर्स। एफएनएसी फाइन नीडल एस्पिरेशनल साइटोलॉजी, ये एक एडवांस जांच है। इसके अंदर हम एक नीडल डाल के उस सेल के अंदर या उस थायराइडल ग्लैंड के अंदर का जो फ्लूइड है उस फ्लूइड की असेसमेंट करते हैं कि ज्यादा मेटाप्लेजिया के अंदर नहीं चला गया पेशेंट या ये बेनाइन सिस्ट है, और सिस्ट की जो फ्लूइड हिस्टोपैथोलॉजी उसको हम एफएनएसी से चेक करते हैं। ये हर पेशेंट में नहीं कराना चाहिए, मेनली एफएनएसी जो है वो हाइपरथायराइडिक स्टेट में कराना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूक्लियर सिंटोग्राफी थेरेपी, ये भी है। इसके अंदर हम आयोडीन या टेक्नीशियम का जो आइसोटोप्स हैं उसको टैबलेट के फॉर्म में पेशेंट को खिलाते हैं, और अगर बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड की एक्सेसिव एक्टिविटी है तो ये आइसोटोप्स जाके वहां पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और उसकी हम फिल्म लेते हैं, तो वहां पर हमें एक इम्प्रिंट देखने को मिलती है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्लिनिकल इवेल्युएशन देखें इसका, तो फ्री अगर हाई T4 है, लो TSH तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में जाएगा, नॉर्मल T4 है, हाई TSH है तो सब क्लिनिकल में जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा केस देखने को मिलते हैं। हर थायराइड जो है वो प्राइमरी थायराइड नहीं होता है हाइपोथायराइडिज्म में मेनली। इन पिक्चर से आप देख पाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर बॉडी में पैथोलॉजी चल रही है। 90% जो हम आजकल के केस ओपीडी में टैकल करते हैं वो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं, 90% जनरली, ऐसा नहीं है सब लेकिन जनरली। तो उसके अंदर अगर ऐसा हमें घबराना नहीं है, जब तक पेशेंट का TSH लेवल 10 के आसपास आ रहा है माइक्रो लीटर पर ml, वो
चिंतनीय विषय नहीं है जब तक कि बॉडी में कोई लक्षण पेशेंट के नहीं आ रहे हैं। अगर बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आ रहे तो वेट एंड वॉच वाला सीन है, तो आप 3 से 4 से 6 हफ्ता उसको देखिए, वेट एंड वॉच करिए। अगर पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं आते हैं और अगर ये स्टेगनेंट टीएसएच रहता है तो इसके लिए इंटरवेंशन की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के इसको हम देखकर हम पता लगा सकते हैं बॉडी में क्या यूथायराइडिक, हाइपरथायराइडिक या हाइपोथायराइडिक स्टेट चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें कुछ कुछ टेस्ट है, जैसा टीएसएच, फ्री ट्री4 हमने बात की। तो न्यूक्लियर सिंटिग्राफी के अंदर देखिए तो हमने बात की, देखो इसके अंदर एक पिक्चर आपको दिख रहा है, ये अपटेक बता रहा है थायराइडल ग्लैंड का, जो हमने रेडियोएक्टिव आयोडीन या रेडियोएक्टिव टेक्नीशियम जो हमने डाला था, ये पिक्चर हमने खींची है। इसका मतलब है कि आपकी थायराइड ग्लैंड या पेशेंट की थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव स्टेज के अंदर जा रही है, वो जितना बॉडी के अंदर जो आइसोटोप्स है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये हायर जांच है, ये बहुत एडवांस लेवल की जांच है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म के अंदर या हाइपर एक्टिव थायराइड के अंदर करा के देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये बात करें इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा सा, तो हमने बात की वात कफज डिजीज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वात कफज डिजीज है, इसके अंदर कफावृत वात या वात की चिकित्सा करनी है। उष्णवीर्य, कठोरस प्रदान द्रव्य, उष्णवीर्य द्रव्य और रुक्ष द्रव्य और कफवात हरम द्रव्य, तो इसके अंदर क्लेद शोषण, मेद शोषण, कफ शोषण चिकित्सा, कडोतिक त्रसों का प्रयोग, प्रमाथी अन्नपान और लेखन द्रव्य का प्रयोग करना है, जो कि आप जानते हैं अच्छे रूप से, और वात कफनाशक इसमें चिकित्सा करते हैं। कुछ कुछ मैंने ड्रग्स इसमें बताई है। नेक्स्ट पेज पर आइए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अंदर सर्दरण चूर्ण है, चित्रकादी वटी हम काम में ले सकते हैं। ये पिन पॉइंट नहीं है, कंडीशन के अनुसार आपको देना है। ब्रोणादि कषायम कफज गुलमेरनी अच्छे दिन शिरो शूलम च आभ्यंतर विदर्दी, और शिवगुली का काम में ले सकते हैं। कांचनार गुगलू, नवक गुगलू, सिंगनाथ गुगलू, एडेमा अगर है तो पुनर्नवादिक्वात, पुनर्नवा मंडूर काम में ले सकते हैं। और विरेचन नश्य इसके अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि तीक्ष्ण विरेचन नश्य कफ के आवरण को हटाता है और सेलुलर लेवल पे जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज किया था फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, उसको हटा के जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको प्रवर्त कराने में काम में आता है। नेक्स्ट आइए स्लाइड पे, अब हम थोड़ा सा क्लिनिकल पिक्चर देखेंगे। ये कुछ पेशेंट्स की क्लिनिकल रिपोर्ट है, जिसके अंदर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म आपको दिख रहा है। पेशेंट केम विथ TSH level of 9.152 and within 15 to 18 days of treatment patients, next slide please, TSH reduced to 4। अब ये देखिए इसके अंदर भी पेशेंट में लक्षण थे इसलिए चिकित्सा करनी पड़ी, लेकिन अगर 8 से 7 से 9 या 7 या 6 अगर TSH है और कोई लक्षण नहीं आ रहा है तो वेट एंड वॉच करके उस पेशेंट को देखना चाहिए। तो 4.85 इसके अंदर आ गया था, ये हमारी चिकित्सा की थी। इसको एयरफॉल आदि के लक्षण और हो रहे थे और भी इसके अंदर दिक्कत आ रही थी पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट पेशेंट हमारे पास आया था, ये टिपिकल प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का केस है जो कि एनकाउंटर किया था। इसमें चिकित्सा की सख्त आवश्यकता है और इसके अंदर फीचर्स भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अंदर आप देखेंगे तो जो T3 है वो 0.1 से कम है और T4 भी इसके अंदर कम है, मैंने बात की थी। लो FT4, लो FT3 and raised TSH is typically hypothyroidism। 106 TSH पेशेंट लेके आया था मेरे पास और इसकी हमने चिकित्सा की, जो आपको मैंने बताई उस चिकित्सा के अनुसार पेशेंट यूथायराइडिक हो गया और पेशेंट का थायराइड 3.2 पर आ गया। जैसे ही आप थायराइड को रेगुलेट करेंगे, TSH की जो है वो वैल्यूएशन को कम करेंगे, अपने आप T4 और T3 बॉडी में बढ़ता रहेगा, विच इज अ मार्कर दैट योर धातु अग्नि इज अगेन बीइंग एक्टिवेटेड। T3 T4 बॉडी में बढ़ रहा है, इट इज सोनली depicting that your dhatu agni is suitably now working regulated। नेक्स्ट आइए बात कर रहे हैं फिर एक और क्लिनिकल केस के ऊपर, अगले स्लाइड पर आइए। 12.273 पेशेंट लेके आया था, 1.18 इसका T3 और 6.89 T4। और अब देखिए T3 और T4 के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो एक बार देखिए, इसके अंदर T3 देखिए 1.1 से 1.3 हो गया है और T4 देखिए 6.8 से 10.4 हो गया। इसका मतलब द पेशेंट्स धातु अग्नि इज बीइंग रिस्टोर्ड अगेन एंड TSH इज बीइंग फॉलिंग एंड T3 एंड T4 आर रेजिंग। ये आपको क्लियर कट बता रहा है कि आपकी अग्नि जो है वो सम हो रहा है। और अग्नि रोगा सर्वव्यापी जायन्ते मंदाग्नो, तो ये हमने कॉन्सेप्ट को काम में लिया और इसका चिकित्सा की और पेशेंट यूथायराइडिक विद इन फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, एक पिक्चर के रूप में आपको बताया है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। देख लीजिए टॉप टू बॉटम, अगर देखेंगे टॉप टू बॉटम एक भी लक्षण ऐसा नहीं है जो पित्त का है। कोल्ड इंटॉलरेंस, शीत अशिष्णुता वात, शीत अशिष्णुता कफ, रिसीडिंग हेयरलाइन, खालित्यम पालित्यम, नो डाउट पित्त के कारण होता है, लेकिन कफ के द्वारा रोमकूप अवरोधश्यम खालित्यम पालित्यम, रोमकूप का अवरोध होना जरूरी है जो कि कफ के कारण होता है। फेशियल आईलिड एडेमा, शोथ क्लोथ क्लेद कफ के कारण, और डल ब्लैंक एक्सप्रेशन मंद गुणा ऑफ कफा, एक्सट्रीम फटीग कफ के कारण, थिक टंग, मैक्रोग्लेसिया, मैक्रोग्लोसिया किसमें मिलेगा? हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, एनोरेक्सिया, ब्रिटल नेल्स ऐसा करके, मेंस्ट्रुअल इनएबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन वात के कारण, वात संग
अपान वायु संग, मल संग, ड्राई स्किन वात के कारण, लिथार्जीनेस, हेयर लॉस, ये सब वात के और कफ के टिपिकल फीचर्स आपको देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम थोड़ा सा हाइपरथायराइडिज्म के ऊपर देख लेते हैं, जो कि बहुत कम एनकाउंटर होने वाले केसेस में से एक है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जैसा कि हमने बात की थी, कफ स्थान, कफ रोग, कफ का भय। अब आइए हम बात करते हैं इसका विपरीत, इसका उल्टा, हाइपरथायराइडिज्म इन विच देयर इज एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इन बॉडी, often called hyperactive gland, hyperactive thyroid condition in which gland produces excess thyroxine hormone. It is called Graves disease in common language. इसके अंदर आप देख सकते हैं लार्ज थायराइड ग्लैंड मिल सकती है, बल्जिंग आइज मिलेगी, एडिपोसिटी कम हो जाएगी, पित्त की उष्ण गुण, पित्त का तीक्ष्ण गुण के कारण मेद का लेखन, मेद का छपन और भस्मक अग्नि के अंदर पेशेंट जाके और धीरे धीरे सर्व धातु क्षयात करता, सभी धातु क्षय होने से स्टेरिंग लुक आ रहा पेशेंट का, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर देखिए हमने बात की थी विसर्गादान विक्षेप सोम सूर्य निलस्तथा, वात पित्ता हाइपरथायराइडिज्म, वात कफा हाइपोथायराइडिज्म, वात पित्त। अब देखिए इसके अंदर एक भी कफ का लक्षण नहीं मिलेगा, वात और पित्त का, फाइन थिन हेयर वात पित्त, बल्जिंग आइज पित्त, फेशिंग फ्लशिंग, फेशियल का फ्लशिंग होगा, रेड फेश होगा पित्त के कारण, एनलार्ज थायराइड मिल सकता है, टैकीकार्डिया हमने बात की थी, वात पित्त की अतिगति के कारण, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा, वेट लॉस होगा, धातु का क्षय, मसल वास्टिंग, डायरिया, ट्रेमर्स, ये सब वात और पित्त की अति गति के लक्षण आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वात पित्त के कारण जो हमने बात की, इसके अंदर एरिथमिया मिलेगा, साइनस टैकीकार्डिया जिसको हमने बात की थी, पल्स रेट ग्रेटर देन 100 पर मिनट, स्वेटिंग, हॉट एक्सट्रीमिटी पित्त, ओवर परस्पायरेशन, अति स्वेद बाहुल्यम पित्त, पाल्पिटेशन पित्त, एंग्जाइटी वात पित्त, एक्सेसिव थ्रस्ट नहो तृष्णार विनार वात पित्ता। नेक्स्ट आइए, डायरिया, ये सब वात पित्त के लक्षण है। नेक्स्ट आइए, स्रोतोदुष्टि इज द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्रोतोदुष्टि इन द फॉर्म ऑफ अति प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति हो रहा है जिसके कारण थायरोक्सिन हार्मोन का बॉडी में टाइटर बढ़ रहा है, जिसके कारण बॉडी में पैथिक लक्षण मिल रहे हैं। हमने बात की थी धातु अग्नि है, ये एक तरह की अग्नि बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो ये रोग ज्यादा होगा। तो इसके अंदर हम शीत, स्निग्ध, ब्रह्मण, गुरु, मंद और मधुर रस द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अंदर हम थोड़ा सा आहार के बारे में भी थोड़ी सी हमने चर्चा की है। इसके अंदर नित्य सेवनीय आहार का जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बताया, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही थेरेपेटिक्स को हम देखते हुए ये बहुत ही शानदार चीज बताई। नित्य सेवनीय आहार को अगर आप समझ रहे हैं तो इसके अंदर आप देखिए मॉडर्न की जो बैलेंस डाइट है उसको भी अच्छी रूप से बताया है। देखिए, अ डाइट विच कंटेन्स equal quantity or definite quantity of carbohydrates, fats, protein, minerals, vitamin and water is called a balanced diet. सब कुछ मिलेगा श्लोक के अंदर। आइए, षष्टिकांशाली कार्बोहाइड्रेट, मुदकांश प्रोटीन, सैंधव मिनरल विटामिन, यव आम्ल के विटामिन सी, यव कफनाशक कार्बोहाइड्रेट लेस लेकिन कफनाशक प्रॉपर्टी, आंतरिक्ष पयम ये आ गया जल, सर्पी फैट, जांगल प्रदेश प्रोटीन, मधु ये आ गया आपका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज। आप देखिए ये बैलेंस डाइट चरक ने कई समय पहले ही बता दी थी, जो हम अभी इसके अंदर हम आज मॉडर्न साइंस के अंदर ये डिस्कवरी हो रही है, हमने पहले ही बता दिया। अब इनको अगर आप डाइट के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से काम में ले तो आप स्वस्थ चिरायु अभी भी और आगे भी रह सकते हैं। आप खुद देखिए इसके अंदर, अगर आप कफज आहार विहार बोले तो कफज रोगों से पीड़ित हैं तो इसके अंदर आप कफनाशक द्रव्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वात के भय से पीड़ित है तो वातनाशक द्रव्य इसके अंदर, पित्त के रोग से पीड़ित है तो पित्तनाशक द्रव्य इसके अंदर। तो इन सभी द्रव्यों का प्रयोग करके हम वात पित्त कफ को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म के लिए यवान, हाइपोथायराइडिज्म के लिए आमल की, थायराइडाइटिस के लिए आमल की सैंधव, तो ये इसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इससे ही चिकित्सा कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके अंदर कुछ मैंने गुण और वीर्य विपाक और इनके थेरेपेटिक एक्शंस दे रखे हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे मुदक आदि इसके अंदर, नेक्स्ट बहुत सारे द्रव्य इसके अंदर दे रखे हैं। इसके अंदर आप थर्ड फ्लोर स्लाइड पर आइए, यव के ऊपर आइए, यव के ऊपर आइए, हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर हम थोड़ा सा इसका थेरेपेटिक्स देख लेते हैं। यव के ऊपर आइए, 2-3-4 स्लाइड आगे आइए। नेक्स्ट यव जो कि प्योरली हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आप देख सकते हैं डाइट के अंदर, जो कि आज सबसे ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरकोलेस्ट्रेम, इसको बस इसको रखिएगा। हाइपोथायराइडिज्म देख सकते हैं, पीसीओडी देख सकते हैं, हाइपरकोलेस्ट्रेमिया देख सकते हैं, हाइपरट्राइग्लिसरीमिया देख सकते हैं, फैटी लीवर देख सकते हैं। उसके अंदर रामबाण चीज है ये यव। यव कषायो मधुर शीतलो लेखनो स्क्रैपिंग एक्शन है, तो कफनाशक है,
व्रण के अंदर काम में करता है, त्वची है, ये रुक्ष है, इसलिए फैटी लीवर में काम करेगा। मेधा को बढ़ाएगा, अग्नि को बढ़ाने वाला है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में। या अग्नि को अगर इसके समतुल्य, वैसे ही अग्नि को मंद करता है, लेकिन कुछ रूप के अंदर अग्नि को, इसके अंदर भी इसका एक लॉजिक है, अग्नि को क्यों बढ़ा रहा है हम बात करेंगे। मेधा अग्नि को बढ़ाएगा, प्लस अग्नि को भी कई बार ये बढ़ा सकता है, क्योंकि फैटी लीवर के अंदर जब कफ का आवरण फैट के हट जाएगा लीवर से, तो ये अग्नि को संतुक्षित भी करता है। मेधा अग्नि को भी बढ़ाता है, जठराग्नि को भी कई बार ये बढ़ाता है। और ये रुक्ष होता है प्योरली, और श्लेषम, पित्त और मेद विकार को शांत करता है। पिन पॉइंट लिख रखा है, श्लेष्मे पित्त मेद प्रणाशनम। श्लेषम हाइपोथायराइडिज्म, पित्त और मेद हाइपोथायराइडिज्म, फैटी लीवर, इन सब के अंदर ये काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, अगली 2 3 4 आगे स्लाइड पर आइए, एक दही के रूप में बात करते हैं, सबसे बड़ा कल्प्रिट। 3 4 स्लाइड आगे आइए, दही के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। सबसे बड़ा कल्प्रिट है दही, जो कि आज मार्केट के अंदर, घरों में सबसे ज्यादा इसको धड़ल्ले से खाया जा रहा है। और ये बहुत ही बड़ा संतर्पणोत डाइट का एक बहुत बड़ा निदान है, गुरु है, स्निग्ध है, उष्ण है, कफ प्रकोपक है, मेद प्रकोपक है, अग्नि को साध करने वाला है, धातु अग्नि को मंद करने वाला है, प्रमेह को करने वाला है। तो ये सब हाइपोथायराइडिज्म के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो दधी जो है वो कार्श्य को इंडिकेटेड है, लेकिन स्थौल्य में नहीं देना है। ये महाभिषंधि है, कफ और मेद को जो है वो दुष्ट करने वाला है, रक्त को दुष्ट करता है, और ये हाइपोथायराइडिज्म को बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट आइए प्लीज, रिजल्ट के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। केसेस ऑफ धातु अग्नि मांद्य विच ट्रीटेड विद कफहर लेखन। अगले स्लाइड पर आइए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट रिजल्ट्स जी। और इनिशियल थेरेपी के अंदर करना है, उसके बाद में हम रसायन के ऊपर जा सकते हैं धातु अग्नि को रिस्टोर करने के लिए। और नेक्स्ट आइए, धातु अग्नि मांद्य इज ए टिपिकल केस ऑफ कफज नानात्मज व्याधि, जो कि कफ मेद क्लेद की वृद्धि जन्य ये विकार है। इसको हम कफ और वातनाशक थेरेपी से कंट्रोल कर सकते हैं, और वात पित्त थेरेपी से हाइपोथायराइडिज्म को हम काम में कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा योगासन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हलासन है, जो कि बॉडी के अंदर थायराइडल ग्लैंड की एक्टिविटी को, थायराइडल ग्लैंड के ऊपर जो ब्लड सप्लाई है उसको एनहेंस करे, वो हाइपोथायराइडिज्म काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अग्नि की विकृति है। हमें यहाँ पर अग्नि का संचार, पित्त का संचार करना है। हलासन, मत्स्यासन, नौकासन, भुजंगासन, चक्रासन, हलासन, उष्ट्रासन, ये सब आसन जो है वो कफ हरम, क्लेद हरम, मेद हरम, कफ मेदो स्थौल्य को नाश करने के लिए, जो कि डेफिनेटली हाइपोथायराइडिज्म में काम में आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए, थोड़ा सा हम हाइपरथायराइडिज्म के अंदर बात करें, जिसके अंदर शीतल चिकित्सा करनी है। शीतली, शीतकारी, सवासन, कामनेस, सूदिंग, वात पित्त शामक, रिलैक्सिंग थेरेपी, और अनुलोम विलोम के अंदर भी हमें चंद्र नाड़ी से उसको करना है। चंद्र नाड़ी शीतीकरण के लिए होती है, और सूर्य नाड़ी उष्णीकरण के लिए होती है। तो शीतीकरण के लिए चंद्र नाड़ी से अनुलोम विलोम करेंगे, तो ये हाइपरथायराइडिज्म के लिए भी काम में आएगा। तो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की हमने ये बात की, और लास्ट के अंदर इसको समराइज करते हुए थोड़ा सा हम देख लें। अगर हम चिकित्सा को अगर मोटे मोटे रूप से देखें, तो वात कफ हाइपोथायराइडिज्म, वात पित्त हाइपरथायराइडिज्म, हाइपो तीक्ष्ण नश्य, हाइपर मंद नश्य या शमन नश्य। हाइपो तीक्ष्ण विरेचन, हाइपो के अंदर तीक्ष्ण विरेचन या तीक्ष्ण संशोधन वमन, हाइपर के अंदर मृदु या तीक्ष्ण विरेचन के रूप में हम हाइपर के अंदर काम में ले सकते हैं। हाइपर के अंदर देखें तो मृदु नश्य, हाइपो के अंदर देखें तो तीक्ष्ण नश्य। हाइपो के अंदर देखें तो कटु उष्ण रस द्रव्य प्रयोगा, और हाइपर के अंदर देखें तो मंद शीत और मधुर रस द्रव्य प्रयोगा। हाइपो के अंदर देखें तो हमें करना है तीक्ष्ण नश्य, विरेचन नश्य, और हाइपर के अंदर देखें तो हमें मंद मृदु नश्य करना है। इस प्रकार से हम इस पैथोलॉजी को आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट और आयुर्वेदिक दोषिक प्रोडोमिनेंस के अनुसार अगर हम समझें, देखें, लिखें, तो हम इसको आयुर्वेद के ऊपर काम करते हुए एक अच्छा, एक सोसाइटी में ग्लोबली हम आयुर्वेद प्योर फंडामेंटल को देखते हुए इस रोग को एरेडिकेट करने में बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं, जो कि मॉडर्न मेडिसिन, कंटेम्प्रेरी साइंस एक पिल के ऊपर कंस्ट्रिक्ट हो गया है, एक पिल के ऊपर रह गया है। उसको हम आयुर्वेदिक सेलुलर लेवल के ऊपर पैथोलॉजी को हटाकर इस रोग को जड़ से समाप्त करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बस हमें इसको समझना है, देखना है, इंटरप्रिटेशन करना है, और इसके द्वारा हम अच्छा रूप से दुनिया को, ग्लोब को थायराइड डिजीज से फ्री कर पाएंगे, प्योरली हर्बल आयुर्वेद, योगा एंड डाइटरी प्रैक्टिस से। इस प्रकार से मेरा ये आज का संबोधन है आप सभी के लिए। आशा करता हूं कि आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अब आपके जो प्रश्न, कुछ क्वेरी है, तो आप इनवाइटेड है।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर पांडे बोल रहा हूँ उज्जैन से। जी ये सर। सर आपका बड़ा अच्छा उद्बोधन रहा है। ये हाशिमोटो में अपन क्या कर सकते हैं सर? हाशिमोटो इसमें हाशिमाटो थायराइडाइटिस सर मेनली जो है वो बॉडी के अंदर पाक जन्य व्याधि है, धातु पाक अवस्था चली गई है बॉडी के अंदर। थायराइडाइटिस, आइटिस, इन्फ्लेमेशन, जी इन्फ्लेमेशन में बॉडी धातु पाक की अवस्था में चली गई है। इसके अंदर अगर हम जांच करवाएंगे तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलेगा। इसके अंदर एंटी टीपीओ पॉजिटिव मिलता है, थायरोक्सिन पेरोक्सिडेज इसमें पॉजिटिव मिलेगा। इसके अंदर आपको धातु पाक जन्य चिकित्सा करनी है, धातु पाक जन्य चिकित्सा या पित्तनाशक चिकित्सा, जिसमें तिक्त रस प्रयोग, मधुर रस प्रयोग, विरेचना, इनको हम काम में लेके इसके अंदर पाक पैथोलॉजी मेनली प्योरली अगर देखें तो वात रक्त विसर्ग चिकित्सा के ऊपर हम जाएं तो उसका फंडामेंटल लेके धातु पाक जन्य चिकित्सा करेंगे तो लाभ मिल सकता है। रिजल्ट मिलते हैं सर? फॉलोड बाय रसायन थेरेपी। इसमें रिजल्ट मिलते हैं सर अच्छे? जी जी, मेरे अभी तक एक या दो दो मैक्सिमम दो केस मैंने एनकाउंटर किए हैं। तो एक पेशेंट ने तो बीच में ट्रीटमेंट बिल्कुल वो दूर का था तो इंटरप्ट हो गया था। एक पेशेंट को मैंने सक्सेसफुली ट्रीट किया है हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर। उसका टीपीओ लेवल्स काफी जो है वो कम हो गए थे। और दूसरा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी इसके अंदर वो भी पाक अवस्था है, तो वो भी मैंने एक दो केस ट्रीट कर रखे हैं सक्सेसफुली। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, सुंदर व्याख्यान रहा है आपका। ये बताइए जब टीएसएच की वृद्धि होती है तो टीएसएच में क्या देते हैं हम लोग? टीएसएच जिससे कम हो, T3 T4 तो रहता है ठीक है, टीएसएच जब बढ़ा होता है तब क्या देते हैं उसमें? जी सर, टीएसएच बढ़ रहा है तो सबसे पहले अपन इसमें ये देखेंगे कि उसका कारण क्या है। इसका कारण अगर थायराइड में छुपा है, इसका कारण पिट्यूटरी के एक्सिस में छुपा है, या इसका कारण जो है वो हाइपोथैलेमस में छुपा है, तो उस कारण के अनुसार इसके डायग्नोसिस करते हुए हम जाएंगे इसकी तरफ कि ये केस जो है वो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहा है। अगर टीएसएच बढ़ा है तो ये केस सब क्लिनिकल की तरफ जा रहा है, हाइपो की तरफ जाता है, हाइपो की तरफ ज्यादा जाता है जी। अगर टीएसएच जो है वो 5, जी जी, अगर टीएसएच 5 के ऊपर जा रहा है तो ये हाइपोथायराइडिज्म की क्लिनिकल जो है वो मैपिंग दिख रही है। और अगर टीएसएच बिल्कुल 0.00 की अवस्था में या कम जा रहा है तो ये हाइपरथायराइडिज्म की पिक्चर है। तो वो हमें क्लियर करना पड़ेगा सर ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है या सब क्लिनिकल है या प्राइमरी है, तो उसको हम देखते हुए इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। जनरली अगर हाइपर की तरफ जा रहा है तो वात पित्त और हाइपो जा रहा है तो वात कफ। नहीं आप देते हैं क्या? दवा क्या देते हैं बताइए मुझे, दवा क्या देंगे सर? दवा सर अगर पेशेंट की पिक्चर अगर हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रही है तो उसके अंदर मेनली कफनाशक, मेदनाशक, लेखन, शिवागुटी का जैसे बताया, कांचनार गुगुलू का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिकटु का प्रयोग कर सकते हैं, हम पंचकोल का प्रयोग कर सकते हैं, हम कांचनार गुगुलू आदि, वरुणादि कषाय, अशनादि कषाय, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, बल्लातक घृत का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर वात पित्त या हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में जा रहा है तो आमलकी का प्रयोग कर सकते हैं, बला का प्रयोग कर सकते हैं, शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ूची का प्रयोग कर सकते हैं, ये तिक्त रसात्मक मधुर विपाक के द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अरे भाई चौहान साहब, आप दिल्ली में, हम दिल्ली में है, बड़ी समस्या है। वो तो चाहता है कोई पेट मेडिसिन बताए जिससे जो आपने चिकित्सा में प्रयोग की हो, जो सब में काम करे, तीनों में। वो सर अलग अलग कंडीशन रहेगी। अगर हाइपो में है तो उसके लिए हम हरितकी की तरफ जाएंगे, अगर हाइपर है तो हम आमलकी की तरफ जाएंगे, दोषिक संगठन के अनुसार। कांचनार कषाय वाला योगी ज्यादा चलता है आजकल तो यहाँ। जी जी, कांचनार की तरफ हम जाएंगे जहां पर, हाँ जी सर, कांचनार की तरफ जाएंगे जहां कफावृतवात, कफ मेदावृतवात और कफ और मेद के साथ एसोसिएटेड वात है या हाइपोथायराइडिज्म की पिक्चर है, वहां कांचनार की तरफ जाएंगे। तो कांचनार कटुरस प्रधान, जी जी। एनसीआर में सर कफ प्रधान भी है, सारा कफ प्रधान भी है एनसीआर में, जितने पेशेंट है सारे कफ प्रधान ही मिलते हैं हाइपो वाले। जी जी, सब हम जाएंगे कांचनार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बधाई दे दूं कि आपका हिंदी का व्याख्यान रहा है, बड़ी खुशी हुई सुन करके। हम तो पहले घबरा रहे थे कि आपका अंग्रेजी का व्याख्यान कहीं शुरू ना हो जाए। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार बोस। अच्छा, बहुत बहुत आभार राष्ट्रीय विद्यापीठ का आपका, बहुत अच्छा, बहुत व्याख्यान सुनने का अवसर मिला। धन्यवाद। बहुत अच्छा शास्त्रोक्त व्याख्यान, बहुत अच्छा। वन मोर क्वेश्चन बोस जी। हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होगा या नहीं भी हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जनरली जो है वो ये कफज मेदज स्थौल्यजन्य विकार है, इसमें जनरली पेशेंट का वेट गेन होता ही होता है। कई कंडीशन है जहां स्टेगनेंट भी रह सकता है,
वो डिपेंड करता है पेशेंट के अंदर टाइटर कितना है FT3, FT4 और TSH का। वो टाइटर पे जो है वो बोले तो डिपेंड करेगा कि पेशेंट कितना जो है वो हाइपोथायराइडिक स्टेट के अंदर चला गया है, और उसके आहार विहार खान पान से भी पता उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी से भी डिपेंड करेगा। तो मल्टीपल कारण है, जनरली वेट गेन होगा। यदि वेट गेन नहीं है, वेट लो है उसका नॉर्मल वेट से, तो उसको उष्ण तीक्ष्ण औषधियां देंगे क्या अपन? तो वो आपको BMI से पता करना पड़ेगा, पेशेंट का BMI कितना है, पेशेंट उस BMI के अनुसार किस कैटेगरी में जा रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, पेशेंट के अंदर क्या बल भ्रंश बल नाश के लक्षण आ रहे हैं। 2-3-4 पैरामीटर को देख के काम करना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन है जहां पेशेंट कैकेक्सिया में जा रहा है, पेशेंट वेट लॉस में जा रहा है और उसका जो TSH है वो बढ़ा हुआ है या हाइपोथायराइडिक पिक्चर दिख रही है, तो उसके अंदर लेखन द्रव्य की जगह हम मृदु जो है द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। मृदु लेखनीय कह सकते हैं जिसको, या जो लेखनीय की जो तीक्ष्णता है उसको बिल्कुल कम रख के उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे ड्रग है, जैसे आमलकी को आपने मृदु वीर्य बोला है, चक्करपाणी में आमलकी को मृदु वीर्य बोला है, तो आमलकी आदि का वहां हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग जो ज्यादा लेखनीय ना हो, ज्यादा बोले तो वेट को कम करने वाले द्रव्य तीक्ष्ण ना हो, लेकिन थेरेपी आपको, मैनेजमेंट आपको उसी लाइन पर करना है। तो हर आप तर्पण जन्य चिकित्सा। ठीक है, थैंक यू बॉस। Your voice is not clear, ma'am. Your voice is not. मैडम आवाज coming. नहीं आ रही आपके। Yes, sir. Am I audible, sir? Oh, yes. Yes, yes, ma'am. समिति की ओर से मैं डॉक्टर राजकुमार परिहार सर का इंटीग्रेटेड क्लिनिकल अप्रोच टुवर्ड्स थायराइडल डिसीजेस पर अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं हमारे गुरु देवेंद्र त्रिगुणा जी, अध्यक्ष GBRAB को उनके निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं हमारी निदेशक डॉक्टर वंदना सिरोहा मैम को धन्यवाद देती हूँ, जो RAB के सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक हैं। मैं आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेजा जी को हमारे सभी प्रयासों में उनकी भागीदारी और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देती हूँ। अगला सत्र 11 दिसंबर 2025 को होगा। आशा है अगले गुरुवार आप सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Oh.